आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपन कब यूज करते हैं, ध्यान से समझना। इस टेंस को तब यूज किया जाता है जब हम ये बताएं कि बात को कहते समय जब कोई काम हो रहा हो, बात को कहते समय जब कोई काम हो रहा हो, जैसे कि अभी इस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो पाई। चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उस समय को बताने के लिए यूज करते हैं या उस समय पर यूज करते हैं जब कोई भी काम हो रहा है और होते समय जब मतलब क्रिया कोई हो रही है और उस समय हम बता रहे हैं उस क्रिया के बारे में, तब हम इस टेंस को यूज करते हैं। इसको रियल प्रेजेंट भी बोला जाता है, ध्यान दीजिए आप। यानी कि जब हम इस समय, अब हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी इस समय ये क्रिया हो रही है। बच्चे अगर मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं अभी इस समय, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि हमारे कहते समय वो क्रिया हो रही है। दूसरी बात ये है कि इस टेंस को अपन फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। कई बार जब हमें ये बताना हो कि भाई नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, नियर फ्यूचर में कोई क्रिया होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि हम आज रात को मूवी देखने जा रहे हैं, तो जा रहे हैं का मतलब अभी तो नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन निकट भविष्य में ये क्रिया हम करने वाले हैं और टाइम इसके साथ आता है, नियर फ्यूचर का जो भी टाइम होता है, तो हम इस टेंस को यूज कर लेते हैं। और बाकी सबसे अच्छा तरीका यह है, अच्छा फ्लो लाने के लिए, कि हम हिंदी का इसका वर्ब फॉर्म ध्यान रखें। हिंदी का वर्ब फॉर्म क्या होता है? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप बनता है, कम यूज होता है वैसे ये टेंस, लेकिन फिर भी यूज होता ही है, अपने को नॉलेज तो होनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूप होता है उसमें क्या होता है, वर्ब, हिंदी के वर्ब के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसा आता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, पहचान, लिख रही है, पढ़ा रहे हैं, देख रहा है। अब प्रेजेंट सिंपल होता तो ताहे आ जाता, देखता है। ये डिफरेंस को पकड़िए आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो देख रहा है, खरीद रहा हूं, बेच रहा है, सजा रही है। ये रहा है, रही है वाली फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान रखिए इन चीजों को आप। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो इज, एम, आर है, इसका ये तीसरा यूज है। आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने इसको इज, एम, आर को सीखा था मेन वर्ब के रूप में यूज करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस के अंदर होने की क्रिया होती है, वो मेन वर्ब के रूप में यूज था इसका। सेकंड टाइम हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में सीखा था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। और तीसरी बार आज हम इसका यूज सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ये तीसरा यूज है। पहला यूज बी टाइप वर्ब के रूप में सीखा, मेन वर्ब के रूप में। दूसरा यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। बी टाइप वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हमने इसको मेन वर्ब के रूप में यूज किया था, उस समय इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं थी। लेकिन जब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमने इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में जब हमने इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया, तब इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। आज हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, जब इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। और इस आईएनजी वाली फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, ध्यान रखिए आप। और हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई आपको, मेन वर्ब की क्या फॉर्म आएगी वो क्लियर हो गई, लिखा हुआ है। इज कहां लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम कहां लगेगा, आई के साथ। और आर कहां लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसके फॉर्मूलाज तो वही रहते हैं, फॉर्मूलाज कभी बदलते नहीं है।
हाँ, एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, वो अभी आपको मालूम है। अब इसका फॉर्मूला वही है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर आएगा चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक वह इस समय समाचार सुन रहा है। सुन रहा है वर्ब हो गई, देख लो आप। अब इसमें ताहे तीये नहीं आ रहा है, ताहे तीये सुनता है अगर होता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता। सुन रहा है, वह सब्जेक्ट हो गया, समाचार ऑब्जेक्ट हो गया और इस समय अदर वर्ड हो गया। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे अपन, वही तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है तो इज, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी लिसनिंग टू न्यूज दिस टाइम। जब भी लिसन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखें, तो टू लगा देते हैं अपन लिसन और ऑब्जेक्ट के बीच में, और दिस टाइम अदर वर्ड आ गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे पैसिव हो, चाहे मॉडल हो। नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाते हैं, बस। बाकी वही फॉर्मूला है, वह कपड़े नहीं धो रही है तो धो रही है वर्ब हो गया, नहीं से नेगेटिव बन रहा है, वह सब्जेक्ट हो गया और कपड़े ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, देख लो आप, आराम से देख लो। शी सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, फिर मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, मालूम है आपको, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH वर्ड से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग, वॉइस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ जाती है। अब चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव है तो इज एम आर आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। क्या लड़के आज सीकर जा रहे हैं, मतलब आज जाएंगे अभी, देखिए आप फ्यूचर को बता रहा है ये, आज जा रहे हैं मतलब इस समय जा नहीं रहे लेकिन आज जा रहे हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में होने वाली क्रिया है। जा रहे हैं वर्ब हो गई, लड़के सब्जेक्ट हो गया, आज और सीकर अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। गो जब वर्ब आती है तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और क्या जो आ रहा है इसका आंसर हाँ या ना में हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर। द बॉय सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, गोइंग टू सीकर और टुडे। अगर WH वर्ड का होगा जिसमें हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा, आपको मालूम है, बहुत आपने प्रैक्टिस की है, ये आगे तक चलेगा ऐसा ही, चाहे कोई सा भी टेंस हो यही सिस्टम चलेगा चारों तरह के सेंटेंसेस में। तुम अपनी किताबें किसे दे रहे हो, देखो ये किसे, ये WH वर्ड आ गया, दे रहे हो वर्ब आ गया, रहे हो आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया और अपनी किताबें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दे रहे हैं, अपनी किताबें, तो हुम आ गया किसे के लिए WH वर्ड, देख लो आप, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया यू, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई गिविंग और फिर ऑब्जेक्ट आ गया योर बुक्स। अब आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कोई भी बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में पहचान मैंने आपको बता दी, इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म, क्या फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज वही हैं सेंटेंस बनाने के, बस केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, बाकी जगह वही रहेगी जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। ये एक्सरसाइज है आपके सामने, एक्सरसाइज नंबर 28, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं आज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ऊपर मैं 4 एग्जांपल्स आपको दे चुका हूं, बाकी आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर, कोई पूछना है तो आप पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, इसके बाद हम आज हाथों हाथ जो बात कर रहे हैं, अच्छा मीनिंग वगैरह सारे दिए हुए हैं इसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की। वही बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो यूज आपको एक्टिव में बताया है वही यूज यहाँ पर रहेगा, बस हिंदी में आप देख सकते हैं इसकी वर्ब फॉर्म,
लिखा जा रहा है, देखिए आप डिफरेंस, एक्टिव में लिख रहे हैं और पैसिव में लिखा जा रहा है। मैंने बताया था ना कि जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये जा रहा है, ये जाने वाली बात आ जाती है। जाने का मतलब गो से नहीं है यहाँ पर। ये जब पैसिव वॉइस होता है तब ऑब्जेक्ट के साथ जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तब इस तरह का रूप बनता है। ये रूप बन रहा है बस केवल, यहाँ पर जाने का मतलब जाने की क्रिया से नहीं है, ध्यान रखना आप। लिखा जा रहा है, पढ़ी जा रही है, देखा जा रहा है, खरीदे जा रहे हैं, बेचा जा रहा है, सजाया जा रहा है। ये देखिए आप, वर्ब फॉर्म को पकड़ के रखिए आप, वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? लिखा जा रहा है। एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस क्या है? एक्टिव में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पैसिव में क्या आएगा? लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, खरीदे जा रहे हैं, बेचा जा रहा है, सजाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर। देखिए आप, चौथा यूज आ रहा है इज एम आर का। क्लियर हो गया? 3 पहले मैं बता चुका हूं आपको, ये चौथा यूज है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होगा तो इज एम आर के साथ में बीइंग भी लगाना है आपको। ध्यान रखें आप, क्या लगाना है? बीइंग। इज एम आर के साथ में बीइंग लगाना है आपको। इसका यूज तो आपको पता ही है, सिंगुलर में एम का यूज आई के साथ और आर का यूज प्लूरल के साथ होता है। और मेन वर्ब की आती है इसमें थर्ड फॉर्म। और पता है थर्ड फॉर्म को अपन ग्रामेटिकल टर्म में पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म भी कह सकते हैं। ये लीजिए मैं लिख देता हूं। एक्चुअली जब मैंने किताब लिखी थी उस समय नहीं ध्यान मेरा कि, पर वो प्रैक्टिस में भी नहीं होता है ना। पास्ट पार्टिसिपल, इसको ग्रामेटिकल टर्म में हम थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस वाली फॉर्म कहते हैं अपन। ये ग्रामेटिकल टर्म में मैंने आपको बताया है। अब बात यह है कि सेंटेंस कैसे बनेंगे, वही तरीका है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, मालूम है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में मैंने आपको समझाया था। अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर अपन लिखेंगे। फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज एम आर के साथ में बीइंग, ध्यान रखना आप। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट अगर दूसरा कोई है सेंटेंस में तो वो, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। एग्जांपल देखिए आप, मुझे वहां आमंत्रित किया जा रहा है, तो आमंत्रित किया जा रहा है वर्ब हो रही है, किया जा रहा है पूरी रूप बता रहा है कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। और मुझे आमंत्रित किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखो है तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में अपन इसको बनाएंगे तो मी नहीं लिखेंगे अपन, आई लिखेंगे अपन। देखिए आप, ये मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन इसको सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं। पैसिव वॉइस में अपन इसको स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, इससे अपन सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में अपन लिखेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब आ गई एम बीइंग, आ गई ना। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इनवाइटेड देयर। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ध्यान रखें आप, वही फॉर्मूला होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, किसी भी वॉइस का हो, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज एम आर और बीइंग, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, और आपको अगर नॉट लगाना है तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट आप लगा दोगे, चाहे दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हो चाहे तीन हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, और फिर बीइंग आएगा। ये ध्यान रखो आप, ये नहीं कि इज एम आर लगा के फिर बीइंग लगा के फिर आप नॉट लगाओगे, वो ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब लाओ, देखो जैसे ये, और वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर कोई है सेंटेंस के अंदर, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, देखो आप पढ़ाई जा रही है वर्ब आ गई, ये पैसिव वॉइस का रूप आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का रूप आ रहा है। दिमाग में सेट कर लो आप इन चीजों को। टेंसेस क्लियर, एक्टिव और पैसिव का रूप क्लियर,
आप मान के चलो काफी हिस्सा आप इंग्लिश का पूरा कर चुके हो। पढ़ाई किसको जा रही है? विद्यार्थियों को। ऑब्जेक्ट हो गए, और हिंदी 2 ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों से अपन बनाएंगे तो स्टूडेंट्स, और हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, देखो नॉट लगा दिए बीच में, और फिर ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, और फिर आ गया हिंदी। आप हिंदी से भी बना सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो इससे ही बनाना चाहिए। हिंदी से कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स की जगह आ जाएगा हिंदी, ठीक है, आ जाएगा ना हिंदी। इसके साथ में इज आ जाएगा, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट टू स्टूडेंट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब वाला और डब्ल्यू एच वर्ड वाला। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना आप। कभी भी जब भी अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, चाहे कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी वॉइस हो, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे इज एम आर और बीइंग आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव में अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज एम या आर, फिर अपन ऑब्जेक्ट लाएंगे और फिर अपन बीइंग लेंगे, जैसे अपन ने यहां पे किया था, इज एम आर के बाद में नॉट लगा के फिर बीइंग लिया था, ऐसे ही यहां पर भी होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद में एज सब्जेक्ट अपन लिखेंगे, फिर बीइंग आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा है तो, प्लस अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सभी को पैसे दिए जा रहे हैं? देखो आप, दिए जा रहे हैं वर्ब हो गई, है ना, हो गई ना, हो गई ना वर्ब। क्या सभी को पैसे दिए जा रहे हैं? 1 मिनट, मैं अगर आप चाहें तो, क्या सभी को पैसे दिए जा रहे हैं? दिए जा रहे हैं वर्ब हो गई, हाँ ना में आंसर आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और सभी ऑब्जेक्ट हो गया और पैसे भी ऑब्जेक्ट हो गए। अब आर आ गया, देखो आप पहले सभी के हिसाब से आर ऑल, फिर अपन ने बीइंग लगाया है, देख लीजिए आप अच्छे से ध्यान से, आर बीइंग ऑल नहीं, आर ऑल बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन, ऑब्जेक्ट तो यहां पर आ ही गया, हेल्पिंग वर्ब एक यहां आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, बची हुई हेल्पिंग वर्ब आ गई बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन, और ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया। अब दूसरे तरीके से भी अपन ने इसको बनाया है, पैसे को लेकर के बनाया है, ऑब्जेक्ट पैसा मान लिया तो इज आ गया, फिर मनी आ गया ऑल की जगह, फिर बीइंग आ गया, फिर गिवन आ गया, और टू ऑल, यानी कि ये जो सभी है इसको अपन ने बाद में ले लिया यहां पर। क्लियर हो गया? अब मैं 1 मिनट के लिए इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, इसको भी दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं बना लेता हूं। ये पता नहीं क्यों मैंने उस समय जब इस किताब को लिखा था तो रह गया, मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों रह गया था। या तो इसलिए रह गया था कि ये बड़ा सेंटेंस है, इस लाइन में आ नहीं रहा था, और अब मेरे लिए लिखना इसको मुश्किल हो जाएगा। लिखना क्यों मुश्किल हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि जगह नहीं है शायद आगे। इज हिंदी नॉट बीइंग नहीं आएगा, ओ माय गॉड, चलो छोड़ दो इसको, बाद में मैं इसको एडिट करवाऊंगा, ठीक है ना, बाद में इसको मैं ऑडिट करवाऊंगा, अभी तो छोड़ दो इसको आप, चलो कोई बात नहीं है, समझा तो दिया ही मैंने आपको। इंट्रोगेटिव अगर होगा डब्ल्यू एच वर्ड वाला तो क्या होगा? तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, बस पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, बाकी ये का वो ये फॉर्मूला आएगा पूरा का पूरा, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, केवल एक हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, और फिर बीइंग लगा देंगे अपन, बची हुई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बचा हुआ ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। नए कपड़े क्यों खरीदे जा रहे हैं? देखो आप, खरीदे जा रहे हैं तो वर्ब हो गई, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वर्ब से पता चल रहा है अपने को। और क्या खरीदे जा रहे हैं? नए कपड़े, ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों आ रहा है? डब्ल्यू एच वर्ड बना लीजिए, वाई, क्यों के लिए वाई आ गया, नए कपड़े के हिसाब से आर आ गया, फिर न्यू क्लोथ्स आ गया, और इसके बाद में फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई बीइंग, वाई आर न्यू क्लोथ्स बीइंग और परचेज्ड। ये क्लियर हो गया आपका पैसिव वॉइस, ये एक्सरसाइज है आपको करनी है, मीनिंग नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। अरे अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। सर, हाँ बोलो। अभी आप वो
वो करेक्शन कर रहे थे ना, हाँ, ये स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट, आप हिंदी को भी तो हटा दिए ना। कहाँ हटा दिए? ये टॉट के बाद में हिंदी तो है नहीं। ओ माय गॉड, हिंदी थैंक हट यू गया। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये इसीलिए मैं उस पे छेड़छाड़ी नहीं करता हूँ कई बार क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं बहुत थैंकफुल होता हूँ स्टूडेंट्स का जब वो मेरी गलतियों की तरफ मेरा ध्यान दिलवाते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते उनको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू बेटा नहीं, ये रह जाता, ये कभी मैं जब अगले बैच में पढ़ा था तब सामने आता है ये। थैंक यू बेटा, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी फुर्सत में करेंगे इसको एडिट। अब ठीक हो गया? हाँ सर। ओके थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? बोलो, रेस्पॉन्स दो। नो सर। नो सर। नहीं पूछना? नो सर। पक्का? ओके, थैंक यू वेरी मच।